घरों में काम करने वाली मुलाजमा के हवाले से हम बात कर रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं दरख्शां थाने में। जो मुलजमा पुलिस की जानिब से इसे हिरासत में लिया गया है, उसके बाद इसको इंटेरोगेट भी किया जा रहा है। तो इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं और कब से ये वारदातें अंजाम देती थी और फिर गायब हो जाती थी? मेरा नाम नाजिया है, मैं फैसलाबाद से आई हूँ और मैं क्लिफ्टन डिफेंस के बंगलों में काम करती हूँ। और इस वक्त मेरे साथ वो बंगले का चौकीदार मिला हुआ था, जिस वजह से मैंने ये काम किया है। और काम करके जैसे ही मैं निकलने लगी तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और अपनी ज़ेरे हिरासत लेके थाने में लेकर आ गए। इससे पहले भी कभी आप गिरफ़्तार हो चुकी हैं? नहीं, इससे पहले मैं नहीं हुई। आज रंगे हाथों पकड़ के चौकीदार ने मुझे दरख्शां पुलिस के हवाले किया और ज़ेरे हिरासत करके थाने में ले आए। ताल्लुक आपका कहाँ से आती हैं और फिर पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि आप अचानक से गायब हो जाती हैं? फिर मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है और मेरे साथ 2-3 और भी हैं, तो वहाँ से हम लोग आए हैं। तो वहाँ से आके क्लिफ्टन डिफेंस के बंगलों में हम काम करते हैं और फिर एक काम पे मसरूफ़ हो जाती है और दूसरी चाबी वगैरह लेके अपना काम दिखा के वो चली जाती है। तो इसमें जो ये लास्ट वारदात हुई है, इसमें एतमाद जीतना आपका काम था किसी बंगले में? ये आपको बग़ैर किसी तस्दीक के, बग़ैर NIC नहीं मांगते आपसे कि आपका शनाख्ती कार्ड कहाँ है, कोई सबूत कहाँ है आपका? शनाख्ती कार्ड मांगते हैं। हम बाजी से ये कहते हैं कि हमारे शोहर आएंगे या हमारे भाई आएंगे तो वो गांव से लेकर आ जाएंगे। जी बिल्कुल, दरख्शां थाने में हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ SHO दरख्शां आगा रशीद मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि इस खातून मुलजमा को आपने गिरफ़्तार कैसे किया, क्या टिप मिली थी, कितनी हद तक इसने जो है चोरी या फिर डकैती की ये वारदात अंजाम दी थी? ये ऐसा हुआ कि एक दिन पहले भी इन्होंने कुछ चीज़ें चोरी की थी, तो घर वालों को, उस बेंगलो के रेजिडेंट्स को शक हो गया था, तो उन्होंने हमें बताया। तो हमने टेक्निकली भी उन पे काम किया और अगले दिन फिर जब ये निकलने लगी तो हमने फौरी रिस्पांस किया, फिर हमने इनको रेड हैंडेड पकड़ा था। अच्छा, इसके बाद आपने एक लिस्ट जारी हुई है, आपके तक भी वो होगी, उसमें आपके थानों के भी मुख्तलिफ लोगों के नाम हैं उसमें। तो ये लिस्ट कैसे मुरतब की गई, पुलिस इस पर क्या इंटेरोगेट कर रही है अब तक और लोगों को किस तरह आगाही फराहम कर रहे हैं? ये लिस्ट इस तरह मुरतब हुई है कि पिछले कुछ सालों में जो मासियों का एक ट्रेंड चला है, वो कुछ दिन के लिए काम करती हैं घर में, फिर उनका एतमाद जीत कर वो घर से चोरी करके निकल जाती हैं। तो वो हमने डेटा पूरा कंपाइल किया हुआ है, डिफेंस, क्लिफ्टन, फिरोजाबाद या पूरे कराची में कहीं पे भी वो हमने एक डेटा कंपाइल करके वो हमने पब्लिश किया कि भाई ये मासियाँ हैं लिस्टेड, जो बहुत सारी वारदातों में बहुत दफ़ा मुलविस रही हैं। अच्छा, उसके बाद ये भी बताइएगा कि अगर कोई इस तरह के जुर्म में पकड़ी जाती है, चाहे वो खातून मुलजमा हो या फिर कोई मर्द हो, चौकीदार हो, तो उसके लिए सज़ा क्या है? FIR में क्या सेक्शन आप लगाते हैं, क्या सज़ा होती है उसकी? उसमें देखें, अगर तो ये मुलाजमा बनते हैं तो उसके एक प्रॉपर हमारे PPC में सेक्शंस मौजूद हैं, तो वो हम चोरी के उनके ऊपर 381 के हम FIR कर देते हैं। और जो अगर कोई वैसे ही चोरी हो जाए तो फिर तो हम 380 रखते हैं। नॉर्मली हम मुलाजमों पर हमारे PPC में सेक्शंस हैं जिन पर हम FIRs इनके ऊपर लॉन्च करते हैं, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, सबके लिए कानून बराबर है। जी बिल्कुल, दरख्शां पुलिस की जानिब से मुहिम शुरू की गई है और इस हवाले से मुख्तलिफ फ्लैट्स हों या घर हों, उनको ना सिर्फ चेक किया जाता है बल्कि वहाँ मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी चेक किया जाता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि SHO दरख्शां जो हैं वो एक घर में पहुँचे हैं और उनकी वेरिफिकेशन के लिए जो तमाम तर शवाहिद हैं वो भी देखे जा रहे हैं, जबकि उनकी वेरिफिकेशन के लिए उनकी NIC भी तलब की गई हैं। आप ये देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन जावेद उमरानी अगर आपको दिखाएँ, इनसे जानते भी हैं। आगा साहब ये बताएँ, क्या प्रोसेस होता है? आप NIC चेक कर रहे हैं, उससे इनके मुलाजिम हैं, ये क्या हैं, क्या देख रहे हैं आप? बेसिकली तो हमने इनको आगाही दी हुई है कि खुद आकर वॉलंटरली थाने पे अपनी डिटेल्स जमा करवाएं। और समटाइम्स ये होता है कि हम भी खुद विज़िट करते हैं वेरियस अपार्टमेंट्स पे या दुकानों पे, या जहां हम देखते हैं कि जहां पे वर्कर्स ज़्यादा रहते हैं, तो हम उनसे वेरीफाई करते हैं कि आपने जो आपके पास मुलाजिम रखे गए हैं वो हमने थाने में एंट्री कराई है या नहीं कराई। वो हम चीज़ चेक करते हैं, फिर उनके CNIC वगैरह लेकर, अब हमारे पास जो है वो तलाश ऐप में हमारा जवान साथ है, वो डिटेल्स लेगा, इनकी तलाश ऐप में इनके CNIC को एंटर करेगा। अगर तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनके अगेंस्ट होगा तो हम इनको बताएंगे, और अगर उसमें वो मफरूर होगा या अब्सकॉन्डर या PO होगा तो हम उनको थाने ले जाएंगे। ये तो आप डोर स्टेप पे जाके लोगों को चेक कर रहे हैं, क्या लोगों के लिए ये भी फैसिलिटी है कि वो खुद थाने आएँ और पहले से उसकी वेरिफिकेशन करवाएं? जी बिल्कुल, ये सबसे पहला स्टेप हमारा यही है। हम सबसे रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि अपने आपके जितने भी एम्प्लॉइज़ जो नए रख रहे हैं या पुराने हैं हिसाब का हैं, उनको आप थाने ले आएँ, थाने में आप उनकी वेरिफिकेशन करवाएं, ताकि ये आपकी भी सेटिस्फिकेशन होगी और आइंदा के लिए आपके खिलाफ कोई जुर्म भी नहीं होगा। ठीक है, हम इनके साथ साथ बात करेंगे इनसे। आपका ये मुलाजिम जो है ये कब से आपके साथ है, क्या इसकी वेरिफिकेशन आपने करवाई थी? जी सर, ये 3 साल से मेरे पास है
और जैसे ये बात हुई है तो हम खुद गए थाने पे, रजिस्ट्रेशन करवाई और आज साहब भी आए, उन्होंने चेक भी किया है तो रजिस्ट्रेशन हुई हुई है। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं कराची में जो लोग घरों में काम करते हैं उनके हवाले से जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उन पर पुलिस की जानिब से एक ना सिर्फ लिस्ट मुरतब की गई है बल्कि साथ साथ उनको पकड़ने के लिए और उनको चेक करने के लिए भी एक मैकेनिज़्म बनाया गया है। और लोगों से दरख्वास्त भी की जा रही है कि लोग जो हैं अपने घरों में जब किसी को मुलाजमत दें तो उस हवाले से ज़रूर जो है वो उसको चेक भी करें और पुलिस से वेरीफाई भी करवाएँ। हमारे साथ मौजूद हैं DIG साउथ असद रज़ा साहब। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये बताइएगा कि जो लिस्ट हमने मुरतब की है 110 ख़वातीन मैट्स जो हैं उनके बारे में हमने जिक्र किया है उसमें, तो क्या रीज़न समझते हैं? आपके पास कराची का एक पोश इलाका भी है तो उसमें लोग रजिस्टर करवाते हैं नहीं करवाते हैं, किस तरह की परेशानी सामने आती है? जी शुक्रिया काशिफ। मैं सबसे पहले तो इस बात का आगाज़ करूँगा कि जो सेफ़ कम्युनिटीज़ हैं वो एक हमारी जो पुलिसिंग की पैराडाइम है उसका पिलर स्टोन है सेफ़ कम्युनिटी। और कम्युनिटीज़ के अंदर जो है वो चोरी नकब ज़मीन की वारदातें जो हैं वो बड़ी आम होती हैं और उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम डिफरेंट तरीक़ों से इक़दाम करते रहते हैं जो कि प्रिवेंटिव साइड पे भी होते हैं और डिटेक्शन के ऊपर भी बेस करते हैं। प्रिवेंटिव साइड को करने के लिए हमने इसको सबसे जो पहला हमने स्टेप लिया है वो यही है कि लोगों को एजुकेट करें और लोगों को एजुकेट करें, उनको अवेयर करें इस चीज़ से कि जो वो हाउस हेल्प्स को हायर करते हैं टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर, उनको जब भी वो देखें हायर करने से पहले इस बात का इत्मीनान करें कि क्या उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है कि नहीं है। अभी ऐसा है कि चूँकि इंसान हैं, अफराद जब रहते हैं कम्युनिटी के अंदर तो कई दफ़ा वो SOPs को फॉलो नहीं करते, ऐसे सेफ्टी के इक़दाम को नहीं करते। इसी वजह से हम देखते हैं कि आए दिन जो है कराची के डिफरेंट इलाकों के अंदर स्पेशली जो DHA क्लिफ्टन है वहाँ पर चोरी की वारदातें होती रहती हैं कि कोई खातून खाना ने किसी हाउस हेल्प को हायर किया और 2-3 दिन बाद वो घर से सामान चोरी करके रफू चक्कर हो गई। कराची में जो ख़वातीन मुलाजमा हैं उनके लिए पुलिस क्या क्रैकडाउन कर रही है और 110 ख़वातीन मुलाजमा की जो लिस्ट जारी की गई है उस हवाले से पुलिस क्या इक़दाम करने जा रही है या फिर उनके लिए जो है वो क्या SOPs तय की गई हैं, इस हवाले से भी जाना। जबकि शहरियों की जानिब से भी जो है वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करने के लिए पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है और DIG साउथ की जानिब से ये कहा गया कि जो शहरी हैं वो ना सिर्फ पुलिस से कोऑपरेट करें बल्कि पुलिस को भी मज़ीद बेहतर करने के लिए हिकमत अमली अपनाई जा रही है। जी बिल्कुल, 27 जनवरी को ज़िला बदीन के जो तालका है टंडो बागो उसके गांव खुदाबश हैजबानी में एक वाक़या पेश आया था जहां 30 साला एक खातून को तशद्दुद के बायस जहाँ बहक कर दिया गया था। मैं इस वक्त उसी खातून के उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पे ये वाक़या पेश आया था। यहाँ पे हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। आप ये बताएं कि ये जो आमिल ने खातून को तशद्दुद किया से उसकी मौत वाक़या हुई, तो ये वाक़या कैसे पेश आया, उसकी रोकथाम नहीं की गई? बाबा असां हिते असांजे ॻोठीअ में पासे में असांजे घर आहिनि। असां हिते ईंदा हुआसीं, हिननि जो रोज़ जो हूंदो हो माना रोज़ जो दाऊं कंदा हुआ, मायूं मर्द बि दायूं कंदा हुआ, भोपा हुआ हिननि जा पंहिंजा हुआ, हिननि जो माण्हू बि पंहिंजो हो। ऐं असां ईंदा हुआसीं, भाई छा पिया करो, चयो असांजो मसइलो आहे, असांजे घर में केर बि न अचे, असीं ॼणो असांजो कमु ॼाणे मरीज़ बि असांजो आहे, असीं पाण आहियूं, इहा वजह है बस असांजी बि न। तो आप ये कह रहे हैं कि जो जाली आमिल था वो और जो लड़की का इलाज चल रहा था ये सारे आपस में रिश्तेदार थे और जो मोहल्ले वालों ने एतराज किया तो उनको उन्होंने मना कर दिया कि आप यहाँ पे नहीं आए? जी जी हाँ सही है। अच्छा, ये पुलिस को कैसे इतला मिली इसकी? पुलिस की असां ही ॿुधायोसीं हुननि छा ॿुधायो, तक़रीबन 11 1 बजे ताईं असां पुलिस खे फ़ोन कयोसीं हिते क़त्ल थी वियो आहे। वो भी असां अंदर कोन आयासीं, वो पुलिस जी मदद सां असीं अंदर आयासीं, असां वाक़ई ॾिठोसीं लाश पियो, बाक़ी माण्हू को भी कोन, सब फरार थी विया। ये इलाका मकीन थे, इनका कहना है कि जाली आमिल जिसे मकामी जुबान में भोपा कहा जाता है वो इन्हीं जिस जगह ये कत्ल हुआ इनका रिश्तेदार ही था और उसको इलाज के लिए यहाँ पे बुलाया गया था। 2 से 3 रोज तक वो यहाँ मौजूद था और उसने यहाँ पे अपना एक आस्थाना भी बनाया हुआ था। खातून पर जो है इलाज के उसको नफ्सियाती मरीजा थी, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। उसके चीखने चलाने की आवाज़ इलाका मकीनों ने सुनी तो उन्होंने इस पे आकर इनके वर्षा से बातचीत की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा अपना मसला है, आप इसमें दखल अंदाजी ना करें।
देखिए, मैं इस वक्त पंगरियो थाने में मौजूद हूँ और जब ये 30 साला जो संगीता है इसके कत्ल का वाकया पेश आया तो पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और उनको हवालात में बंद कर दिया गया था। तो हमारे साथ इस केस के जो आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मंजूर नोड़ी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप ये बताइएगा कि आप ये केस की जब आपको इतला मिली कि वाकया पेश आया तो क्या कार्रवाई आपकी जानिब से अमल में लाई गई और कितने मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए आपने? भाईजान, ये 26 तारीख को हमें जो लेट नाइट तकरीबन रात को 1 बजे हमें इतला मिली कि कोई आमिल बाबा है, उसने कोई एक लड़की को जिन को निकालने के लिए उन्होंने कोई मुजमा इकट्ठा किया था उधर, तो उसमें जो है उसके दौरान इलाज उसकी डेथ हो गई है। तो इस इतला पे हम वहाँ पे सरजमीन पे गए तो वहाँ तो कोई मौजूद नहीं था, लड़की के वालिदैन थे, उनके साथ हमने लड़की के जो है लाश उठाई और उसका पोस्टमार्टम भी करवाया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद उनके वालिद की मदद में हमने एफआईआर भी दर्ज की है। उसके बाद इनके टोटल 4 मुलजिम थे इसमें जो है इन्वॉल्व थे, उनमें से जो है 3 मुलजिम हमने गिरफ्तार कर लिए। अभी 1 मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया है। बाकी जो हमारे जो है इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है जो भी होगा। अच्छा, ये बताएं, जो पोस्टमार्टम जब आप अस्पताल ये लाश को लेके गए तो डॉक्टर्स का क्या कहना था कि मौत कैसे वाकया हुई है और उस लाश की क्या सूरत हाल थी, जो तशद्दुद के निशानात थे, किस चीज से तशद्दुद किया गया? ये लाठी में तशद्दुद के निशानात थे, डॉक्टर ने भी बोला और हमने भी देखा। बाकी प्रोविजनल रिपोर्ट आई है, फाइनल रिपोर्ट आएगा जो पोस्टमार्टम की, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। मकतूला के शोहर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बातचीत करते हैं। आप ये बताएं कि जो आपकी वाइफ है इसको कैसे आपने कत्ल किया और क्यों इसको कत्ल किया, क्या वजह थी? सर वो सही भोपा बैठा हुआ छोकरी के थोरो मिड़े चक्कर हिसाबी हो तो भोपन चयो जे असां थोरो हिसाबी चक्कर कढूं था तो छोकरी उते वेठी हुई। छोकरी ते असांखे थोरो मूंखे साइड ते करे छॾियो तो छोकरी खे चई तूं वेह, तुंहिंजो मां फ़क़ीर कढूं था। तो आउं मूंखे साइड करे हिननि फ़क़ीर ते कढियो। फ़क़ीर कढंदे हिननि अलाए छा थियो त छोकरी के दसी मथे चढ़ी विया जा 2 ॼणा, हिकिड़ो बावल ॿियो सिंह। वाल जी मथां लकड़ी खणी बीठो खाली ईअं बीह रहियो खाली मथे, जेको सो मूंखे वेझो अचण न ॾियनि, वेझो अचण वञा थो त मूंखे मारण लॻनि, उन वजह सां आउं कोन बचाए सघियसि। इस वाक़े के मरकजी मुलजिम जो जाली आमिल था वो इस वक्त यहाँ हवालात में बंद है, हम इनसे बातचीत करते हैं। आप ये बताएं कि क्यों आपने इस लड़की को तशद्दुद करके कत्ल किया, क्या वजह थी? सही वाक़ई इहो भूत कढींदो आहियां पर उन महिल मुंहिंजो दिमाग़ कमु न करे। ॿुधे धणी पाण वेठो, छोकिरी माउ पीउ वेठा हुआ, धणी पाण कंध ते चढ़ी वेठो, ठीकु आहे। उन्हनि को बचाइण जी कोशिशि करां, जा मूंखे पादराणी कढी छॾी न त बहितर कमु थी वञे। कितने अरसे से ये काम कर रहे हो? काम रुको पंहिंजो परिवार जो कंदो आहियां, ॿिए धारीअ जो कोन कंदो आहियां। मतलब तव्हां चओ पिया त तव्हांखे लड़की जा जेका घर वारा और रोकण जी कोशिश ही कोन कई? अच्छा, चुप कोन कई बस। इसका कहना है कि ये जो है आपस में रिश्तेदार हैं और इसका दावा है कि लड़की पर जो है जनात का साया था और उसने वो निकालने के लिए उस पर तशद्दुद किया और उसे अनजाने में जो ये कत्ल हुआ। लेकिन जो लड़की का शौहर है उसका ये कहना है कि इसके साथ जो उसका साथी था उन्होंने मिलकर जो इस पर तशद्दुद किया, जिसके बाद ये जावक हुई। मजीद पुलिस जो है अपनी तफ्तीश जारी रखे हुए है। जाली आमिल के हाथों तशद्दुद के बायस हलाक होने वाली 30 साला संगीता के मुलजिम तो गिरफ्तार कर लिए गए और उम्मीद है कि उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा भी दी जाएगी। लेकिन शहरियों का कहना है कि आए दिन हर रोज़ शहरी जो है इन्हीं जाली आमिलों के हाथों उनके जाल में फंसकर अपनी जानें गंवा रहे हैं और ऐसे आमिलों को गिरफ्तार करके उनको करार वाकई सज़ा दी जाए और इस कारोबार की जो है रोकथाम यकीनी बनाई जाए। हम बात करेंगे आज एक ऐसे दर्दनाक केस के हवाले से जिसमें 10 बच्चों की मां को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। गैरत के नाम पर कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर था। पुलिस के मुताबिक अभी तक जो मुलजिम ने बयान दिया है, जो कि खातून का शौहर है, मकतूला का शौहर है, उसका ये कहना है कि उसने कत्ल नहीं किया, उसने जानबूझकर कत्ल नहीं किया। तहम उसका ये शिकवा है कि उसकी बीवी रोज़ाना उससे झगड़ती थी। गुर्बत की वजह से उसकी जो ख्वाहिशें वो पूरी ना करने पर उसकी जो बीवी है वो उससे झगड़ा करती थी, जिसकी वजह से आए दिन उनके घर में लड़ाई झगड़े
झगड़े होते थे और यही वजह बनी उस दिन कि खातून ने जज्बात में आके अपने सर पर पिस्तौल रखा और मुल्जिम के मुताबिक उसने उससे पिस्तौल जो है वो छीनना चाहा, ताहम वो चल गया और खातून इससे जाँ बहक हो गई। जबकि दूसरी जानिब जो 3 साल बच्ची है वो भी ज़ख्मी हुई। हमने बात की है उस इलाके की, स्पिनावाड़े का इलाका है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ घर के बिल्कुल बाहर, जो जाए वकूआ के बिल्कुल बाहर। जो बच्चों के मुताबिक बात यही थी कि वालिद और वालदा आपस में लड़ रहे थे और वालिद जो है वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा शफीक बताया जा रहा है बच्चों के मुताबिक कि उनका बाप बिल्कुल ठीक था और वो हमेशा उनके लिए अच्छा कमा कर लगता था और उनका गुजारा अच्छा हो रहा था। ताहम उनकी जो वालदा हैं, जो मकतूला हैं, वो खुश नहीं थी। उनको हमेशा ये रोना था कि गुर्बत है और गरीबी की वजह से वो अपने इस शौहर के साथ गुजारा नहीं कर सकती। और ये यहाँ पर ये भी सुनने को मिला है, जो मुख्तलिफ बयानात मिले हैं उसमें ये कि खातून जो है वो 2-3 मरतबा अपने शौहर के ख़िलाफ़ पुलिस स्टेशन भी गई, वहाँ पर उसके खिलाफ FIR भी कटवाई और उसे अंदर भी जेल के करवाया। और उसका यही था कि उसका शौहर उससे मारता पीटता है, उस पर तशद्दुद करता है और वो उसके साथ नहीं रह सकती और वो खुला लेना चाहती है। दूसरी जानब अगर हम बात करें जिसमें एक और पहलू है, जो पुलिस के मुताबिक खातून जो है उसके किसी शख्स के साथ ताल्लुकात थे और जो शौहर है उसने उसको काबिल एतराज़ हालत में देखा था, बल्कि इसी मकतूला के बेटे ने कोई वीडियो बनाई थी और अपने बाप को बताई थी कि उसकी जो वालदा है वो किसी के साथ ताल्लुक़ में है। ताहम मुल्ज़िम का ये बयान है जो पुलिस को दिया गया है कि अगर जो वीडियो उस टाइम मिली थी कत्ल करना होता तो मैं उसी वक्त अपनी बीवी को कत्ल कर देता, लेकिन मैंने बहुत सब्र का मुजाहरा किया क्योंकि मेरे 10 बच्चे थे। उसके बाद जो कुछ अरसे बाद ही उनके आपस में दोबारा जो झगड़े हुए और जो आज झगड़ा इस नौबत तक पहुँचा है कि जो दोनों आपस में तू तुकार कर रहे थे, एक दूसरे को मारपीट पर आए हुए थे, तो खातून ने मुल्ज़िम के मुताबिक पिस्टल खुद अपनी कनपट्टी पर रखी थी जिसे वो छीनने के लिए आगे गया और पिस्तौल चल पड़ी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो मकतूल के भाई, उनसे हम बात करेंगे। और दूसरे अगर कैमरामैन रिजवान शेख बता सके तो ये वो 10 बच्चे हैं जो वालदा के दुनिया से चले जाने के बाद बेबस बैठे हैं। इसी तरह चूँकि वालिद पर कत्ल का इल्ज़ाम है इनकी वालदा के, तो इस वजह से वो जेल में है और यही वजह है कि इस घराने पर इस वक्त मातम का समा है। वालिद नहीं, वो जेल में है, वालदा दुनिया से जा चुकी, इनका कफ़ील कौन होगा, इनकी कफ़ालत कौन करेगा, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। गांव के लोग परेशान हैं, अहले मोहल्ला परेशान है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर यही सुनने में आया कि मियाँ बीवी अक्सर लड़ा करते थे, इनकी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन बात इधर तक चली जाएगी किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि एक दूसरे की जान लेने की बात होगी। और जो मुल्ज़िम है उसका ये कहना है कि वो जानबूझकर अपनी बीवी को कत्ल नहीं करना चाहता था, चूँकि उसके 10 बच्चे थे और समझता था कि उसके बच्चों की माँ है, लेकिन खातून ने चूँकि पिस्टल अपनी कनपट्टी पर रखी थी और जज्बात में आके जब शौहर ने उससे पिस्टल छीनी है तो गलती से पिस्टल चली है। मुल्ज़िम का ये बयान है। मुल्ज़िम के भाई से हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे सर ये बताइएगा कि 10 बच्चे हैं, वालदा मर चुकी, ठीक है, कत्ल हो गई, वालिद जेल में है, अभी इनका क्या बनेगा? तो अभी हम हुकूमत से ये दरख्वास्त करेंगे कि इसको जल्द रिहा करे, ताकि आप देख सकते हैं कि इसका 10 बच्चे हैं ना, एक शादीशुदा है, ये बाकी 9 जो रह गए आपके सामने है ना। और ये रोज़ मेरा जो क्या कहते हैं आप लोग, आपके भाई नहीं, वो बीबी को क्या कहते हैं? आपकी भाभी क्या करती थी? भाभी तो कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा झगड़े कर रहा था। वो कह रहे कि ये नहीं है, कभी क्या बहाना बना रहा था, कभी क्या बहाना, कहते हैं कि बस गरीबी तो हर इंसान पर आता है ना, तो इसका तो मतलब ये नहीं है कि इंसान झगड़े करे आपस में, बात इस तक पहुंच जाए कि वो अपने आप को गोली मारे। मैंने भाई इसके साथ झगड़ा हुआ था, उसने रोका, बस ये डायरेक्ट आ गए कमरे में और पिस्टल, जब मेरे भाई हाथ लगा रहा था बस गोली चल गई। ये भी छोड़ो, इतनी छोटी बेटी की कोई खुद मारता है, चलो सही है, बीवी को इसने मारा है, लेकिन बेटी की कोई मारता है। ये बताएं कि वाकई में उनकी कौन सी बच्ची जख्मी हुई थी? ये वाली जी, फातिमा नाम है इसका, और ये तकरीबन 3 साल की है। इसको भी जख्म आए थे? अच्छा, ये अभी सर में है ना, डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी ये बहुत छोटी है, मसला नहीं कर रहा है ना, जब कोई मसला करे तो फिर इंशाल्लाह इसका ऑपरेशन होगी। देखिए, अहले मोहल्ला भी खफा हैं कि ये क्या हो गया, ये 10 बच्चे हैं, ऐसे बेयारो मददगार रह गए हैं, कौन कब
किसको खिला सकता है, कब तक? एक तो ये सवाल है। दूसरी बात ये कि ये बताएंगे इनकी जब लड़ाइयाँ होती थी आपस में, तो क्या ख़ानदान वाले आके सुलह नहीं कराते? तो वो नहीं चाहते थे कि ये मसला हल हो जाए? जब ये आपस में झगड़ा कर रहा था मैं इसके दरमियान में आता था, लेकिन वो ये इनकी माँ कहते ये ले आओ ये ले आओ। इंसान का गरीबी किधर से ले आएगा इतना ख्वाहिश जो वो करते। बाकी रोटी मिल रही थी, बच्चों को कपड़े मिल रहे थे, बस वो अपने मुताबिक वो खेती का काम करते तो इतना। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हम कहते हैं कि हुकूमत से कि ये उसने अपने आप को ख़ुद गोली मारी है ना, और माँ भी चली गई तो बाप को तो घर में होना चाहिए ना। हम मौजूद हैं इस वक्त पिछला खरा थाने में, जहां पर वाक़ई की तफ्तीश करने वाले पुलिस अफसरान से हम बात करेंगे। पहले तो उनसे पूछेंगे वाक़या है क्या और अब तक इसमें क्या पेशरफ्त हुई है। सर, ये बताइएगा कि वाक़या किस तरह पेश आया और आप लोगों को कैसे इत्तला मिली? ये मियाँ बीवी के झगड़े की इत्तला में मिली। हमारे जो नज़दीक वहाँ चौकी इंचार्ज है अकरम ख़ान को फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने हमें कॉल की। इसके बाद हम चले गए वहाँ पर मौके पर। हमारे SHO साहब गए, हमारी टीम गई, देखा तो वहाँ पर शोहर ने अपनी बीवी पर फायर करके कत्ल किया था। जो बाद में हमें पता चला ये घरेलू झगड़े शुरू थे इसके पहले से, उसकी वजह से इन्होंने इसको शूट किया, अपने बीवी को शूट किया। उसके बाद उनको लेकर गए अस्पताल इलाज के लिए, लेकिन वो रास्ते में दम तोड़ गई थी तो वो भाग गया था मौके से। मुलजिम को 4-5 दिन बाद हमने गिरफ़्तार करके हम अभी जुडिशल लॉकअप पे हैं वो। और हमने जो तफ्तीश की है इनकी, तो मुलजिम कह रहा था इनके मेरे साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे, मेरे 10 बच्चे थे, लेकिन फिर भी मैं इनका ख्याल रखता था, लेकिन बीवी मेरे साथ टाइम नहीं गुजारती थी, तो इसकी वजह से हमारे झगड़े रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे थे। तो उस दिन वाक़या हुआ है, मैं इनसे पैसे मांग रहा था, मैंने पैसे दिए थे, लेकिन जब वो मैंने पैसे दे के अपने कोर्ट में तो पैसे नहीं थे, तो उसकी वजह से बीवी चली गई अपने पिस्टल उठाकर अपने आप को शूट करने के लिए। तो मैंने इसको पकड़ रहा था, इस दौरान फायर हो गई, जो लगी मेरी बेटी भी लगी उस पर, तो मैं भाग गया मौके से। तो ये बात हुई थी इनकी आपस में, जो झगड़ा हुआ था उसकी बेटी की रिपोर्ट पर फिर FIR होगी बाप के ख़िलाफ़। तो इस अब तक ये इन्वेस्टिगेशन हमने की है। तो ये बताइएगा कि मुलजिम ने जब बयान दिया तो वो शर्मिंदा था अपने किए पर या नहीं? हाँ, शर्मिंदा था। उसने क्या गलती से लगी है, मैंने अब कसदन नहीं मारा इसको, और शर्मिंदा था अपने किए पर।